मतलब है कि बीम जो आपकी है उस पर लोड, जैसे मान लीजिए बीम का खुद का लोड है, ऊपर बीम ही नहीं कोई भी फ्लेक्सुरल मेंबर, मतलब फ्लैप वगैरह सबके बारे में कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब भी कोई फ्लेक्सुरल मेंबर के ऊपर, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक डब्ल्यूएसएम का कुछ लेक्चर हुआ है, एलएसएम का शुरुआत हो चुका है आपका, और एलएसएम में अब देखिए ऊपर से जो लोड वगैरह आ रहे हैं ना वो सारे फ्लेक्सुरल मेंबर पर एक ही तरह आएंगे, और वो पहला चैप्टर एलएसएम का या डब्ल्यूएसएम का जो आपने पढ़ा, और ये जो चैप्टर अब पढ़ाने जा रहा हूँ सीयर, अगर इन दोनों को आप अच्छे से नहीं पढ़ें तो पूरा आरसीसी गया। दूसरी चीज, इन दोनों को पढ़ लिए तो पूरा आरसीसी आपका कंप्लीट, मतलब इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा आरसीसी समझिए कि लगभग आप पास हो जाएंगे। अब अच्छे से इन दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे, है तो बहुत कुछ, पास होने का मतलब ये होता है ना कि आइडिया लग जाना, पूरे आरसीसी का जो आइडिया लगता है ना वो ये पिछला चैप्टर जितना आपने पढ़ा अभी और ये आगे वाला चैप्टर, ये पूरे आरसीसी का आपको आइडिया दे देगा। और एक बार आइडिया लग गया तो फिर हम लोग तो जानते ही, हम लोगों को पूंछ पकड़ाए, उंगली पकड़ाई हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये उंगली है, ये वही उंगली है जिसको पकड़ के आप हाथ पकड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो आप यहाँ ये समझिएगा जरा बात को, ये दोनों चैप्टर ये वही दोनों उंगली हैं जिनको पकड़ने से आप हाथ पकड़ सकते हैं। अब बाकी डायरेक्टली हाथ पकड़ने का प्रयास करेंगे तो लात खाएंगे, जन्मे करते हैं आप। तो यहाँ समझिएगा कि शियर स्ट्रेंथ क्या है बीम के अंदर। तो देखिए, जब भी किसी बीम पर लोड आता है तो उसके इफेक्ट में उसमें क्या क्या होता है, ये बातें तो मैंने की हैं पिछले कई वीडियोज में किया है कि जब उस पर लोड आएगा तो उसमें क्या क्या, बेंडिंग आएगा, शियर आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वाइब्रेशन आएगा, क्रैक्स आएंगी, ये बहुत सारी चीजें, ट्विस्टिंग है, बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं, क्रीप हो सकता है। मतलब दो मेजर चीजें हैं, देखिए दो मेजर चीजें हैं, एक बेंडिंग और एक शियर, बाकी सबका हमको व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज में मानक का प्रयोग करिए वो सही हो जाएंगे, जैसे घर बनवा रहे हैं तो उसमें ना सेमसील मिला दो या फिर डॉक्टर फिक्सिट कायल डब्ल्यू+ मिला दो, लीकेज नहीं होगी। अब ये थोड़ी ना कि लीकेज चेक करिए कहाँ कहाँ हो रही है उसमें, अब हर जगह जगह पर लीकेज नहीं चेक होता है, उसके लिए व्यवस्था कर दी जाती है। इसलिए बेंडिंग तो चेक करना पड़ता है कि कितना बेंडिंग आ रहा है, उसके लिए कितनी गहराई रखी जाए बीम की, कितना शियर आ रहा है उसके लिए व्यवस्था की जाए। बाकियों की व्यवस्था जो होती है वो ऐसे मानक के अनुरूप रख करके किया जा सकता है, ठीक है। मानक के अनुरूप रखने का मतलब हुआ कि आप जैसे मान लीजिए कि इतना रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये नहीं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करें, ये सब नहीं, इतना रखिए ऐसे, इस मानक का इस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या ऐसे में वाइब्रेशन क्रैक से आप बच सकते हैं। ये मानकों का पालन करते हुए हम लोग उनसे बच जाते हैं, लेकिन बेंडिंग और शियर को हमको लेके चलना पड़ता है, बेंडिंग और शियर को हमको लेके चलना पड़ता है। अब बात बेंडिंग की हो चुकी है, बेंडिंग की बात हो चुकी है, हम लोग आज बात करेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम के बारे में कि बीम की शियर स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, शियर केवल उतना ही नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, अभी तक सोम में आपने ये पढ़ा, सोम में आपने जितना पढ़ा मैं उसके बारे में आपको हल्का फुल्का हिंट दे दूं कि जब भी कोई बीम इस टाइप से होती है, सपोज करिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर यहाँ पे दो सपोर्ट्स लगे हुए हैं, सपोज करिए मैंने इस बीम को ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ये बीम है और इस बीम पर इसका खुद का लोड है, खुद का बीम का खुद का लोड है, ऊपर से सपोज करिए कुछ लोड और भी आ रहा है, इन सब के इफेक्ट में इस बीम पर बेंडिंग भी होगी और शियर भी आएगा। उसके इफेक्ट में शियर सबसे ज्यादा कहां आएगा, जैसा लोड अभी लगा है, आप याद करिए, आप इसका शियर फोर्स डायग्राम जब खींचते थे तो आप इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसे खींचे होंगे, कुछ ऐसे, सपोर्ट्स पर शियर ज्यादा रहा होगा और बीच में शियर क्या रहा होगा, कम रहा होगा, सपोर्ट्स पे ज्यादा और बीच में कम। अब देखिएगा जरा, अगर ऐसा व्यवस्था हुआ तो इससे अर्थ हुआ कि देखिए अगर, अच्छा इसी का बीएमडी अगर खींचे, बीएमडी अगर खींचे हम लोग इसी बीम का, ये दोनों हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप नहीं याद है ना तो सोम बिल्कुल अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का हल्का सबको याद होगा। अगर ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा होता तो यहाँ पर शियर फोर्स WL/2, यहाँ पर भी WL/2, और यहाँ, अच्छा ये ज्यादा ज्यादा है, यहाँ पर तो शियर जीरो होता, आप याद करिए, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, सिरों पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ करता था कभी किसी जमाने में, आदि काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और जैसा लोड है उसके अकॉर्डिंग तो WL²/8 ही इस पर बेंडिंग मोमेंट आता। ये सब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आज मान लीजिए कि ऐसा होता आ रहा है, ठीक है ना। अगर
ये आपको समझ में आया कि ऐसा, तो इसका अर्थ है कि आप जो सोच रहे थे कि बेंडिंग मोमेंट जो आता है बीम पे, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आता है। बेंडिंग मोमेंट बीम के इस जगह पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर जगह अलग अलग आता है, ठीक है। शियर फोर्स भी अलग अलग। मजे की बात है कि बीच में शियर फोर्स जीरो होता है, होता नहीं है मतलब जीरो हो सकता है, और किनारों पर ये ज्यादा होगा। वाइस वर्सा, अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है जीरो, और बीच में क्या होगा, मैक्सिमम। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जब बीम मुड़ती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत में जो उसका पार्ट होता है वो बीच वाला पार्ट होता है, और सबसे सेफ पार्ट बेंडिंग मोमेंट में जो जनरली किनारे वाला, सिंपली सपोर्टेड में। कैंटिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं, कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैसी बीम लिया हूं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, कुछ लोग बुद्धिजीवी बना, अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई साहब, मैं इनकी बात कर रहा हूं, जनरल केस की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं तो कुछ कहता ही नहीं कि असंभव है। एक्सेप्टेंस का लेवल मेरे इतना बढ़ चुका है कि अगर आप मुझसे कुछ भी कह देंगे कि हाँ सर ऐसा होता है, हाथी उड़ता है, हम मान लेंगे कि उड़ता है। कभी किसी जमाने में किसी जर्नी टू जैसी मूवी रहेगी, उसमें हो सकता है कि हम हाथियों को उठा उठा के फेंक दें। तो मतलब संभावना हर चीज की होती है, कुछ अतिशयोक्ति हैं, कुछ अति संभावित होते हैं। तो यहाँ ये समझिएगा, गलत जैसा कुछ नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें बदल रही हैं। अब आगे देखिए जरा। अभी आगे हमें, हम लोग अगर ये बात करें यहाँ पे कि ऐसा हुआ, तो फिर बीम में ये कैसा हुआ कि ये बीम माना यहां से जो है, अगर खाली बेंडिंग की बात करें तो ये बीम ऐसे मुड़ करके ना, ऐसे यहां से टूट जाती। जैसे अगर मोटी सी बीम रहती तो कुछ ऐसा हिसाब बनता, ध्यान देखिएगा, वो किनारे पर जाके ऐसे 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 होती, कि किनारे पर जाके जब उसको मोड़ते आप तो वो किनारे पर जाके ऐसे पतली होती, और क्या होती, टूट जाती। मतलब मोड़ते समय ऐसे खींचता और खींच के ऐसे टूट जाता, यहाँ बीच में पतला हो जाता, किनारों पर ऐसे टूटता। शियर की बात जब करते हैं तो होता ये कि ये रिएक्शन इसको ऊपर उठाता, और ये जो, जैसे सपोज ये दीवार होती, अगर ये दीवार होता, यहाँ भी मैं इसको दीवार बना दे रहा हूं, तो ये दीवार का जो फेस है ना अंदर वाला, वहां पे कटने का चांस होता। मतलब बीम का जो क्रिटिकल सेक्शन है शियर का, वो हालांकि थोड़ा आगे होता है, लेकिन हम मानते हैं कि इसके वॉल के या सपोर्ट के फेस पर, इसी फेस पर ये कट जाता। कैसे? ये रिएक्शन इसको ऊपर ले जाता, लोड इसको नीचे ले आता, और इन दोनों में सबसे ज्यादा कटने का चांस इसी सेक्शन पर इसका रहता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सपोर्ट है उनके पास शियर फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, सपोर्ट पर शियर फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। लेकिन फिर इनको रोकता कौन है, यहां पे समझने वाली बात है। दो बातें, हम जब बीम बनाते हैं तो काफी मजबूत बनाते हैं ताकि वो आने वाले लोड को ले सके। तो क्या किसको केवल बेंडिंग आएगा उसको झेले कि शियर को भी? हम शियर की भी बात करते हैं कि वो शियर को भी झेले, ठीक है ना। यहां समझिएगा जरा, अगर वो शियर को झेल रहा है तो झेलने का भी दो तरीका है। देखिए झेल तो कई लोग होते हैं, बहुत लोड आया झेल तो गए, लेकिन कुछ दूसरी दिक्कतें, जैसे कुछ लोग नहीं होता है, गए लोड लोड खूब ज्यादा एक बार उठाए हैं, पता चला लोड उठा के रख दिए, पीछे स्लिप डिस्क हो गया है, बाद में पता चला कमर जवाब दे गई। मतलब ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो बीम में भी ऐसा होता है कि जब लोड लगता है तो वो शियर को अगर या तो झेलेगी नहीं, या तो कट जाएगी, या तो नहीं झेलेगी और क्या होगी, कट जाएगी। लेकिन असल में होता ये नहीं है, वो कटती नहीं है, बल्कि वो क्रैक करती है। अगर बीम का वास्तविक हिसाब किताब आप देखें तो बीम जब इस टाइप से मुड़ती है ना, देखिएगा जरा, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। तो उस केस में देखिए, ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूं। बीम असल में जब मुड़ती है तो ऐसे होता है, इसको डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा आप। कुछ ऐसा हिसाब बन जाता है बीम का, कुछ ऐसा हिसाब बीम का बन जाता है। कैसे? ये नीचे से ऐसे देखिए, ऐसे जब खींचते हैं ना, ये सपोर्ट्स हैं इसके, ये इसके क्या है, ऐसे सपोज करिए, ये इसके सपोर्ट है। बताइए ऐसे ही क्रैक करती है कि नहीं? कोई ऐसे बीम को जब खींचेंगे तो नीचे से ऐसे क्या कट 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 क्रैक करके टूटेगी। क्रैक करने के, इसके टूटने का रीजन क्या है, ऐसे क्यों फट रही है नीचे से? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। अगर आप इन दरारों को ध्यान से देखें तो किनारे पर ये दरारें जो रहती है ना, ये दरारें जो हैं वो किनारे पर जो रहती हैं वो ऐसे फटती हैं, ऐसे ऐसे
और बीच में जाके ये सीधा हो जाता है। देखिए ऐसे किनारों पर ये ऐसे दरारें फटती हैं ऐसे, और ये एंगल देखिएगा धीरे धीरे सीधा, फिर लेटा और फिर कुछ इस टाइप से हो गया। इनको, इस संकेत को जरा समझिएगा कि ये कैसे फट रहा है। तो ये दरारें ऐसे फटती हैं, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का रीजन ऐसे फटने का क्या हो सकता है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम का पढ़ाएंगे कि यही सब नौटंकी करेंगे। पढ़ा देंगे एग्जाम का भी। जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि बस काम का बात करिए। हो सकता है फीस काफ़ी ज़्यादा हो मेरी, कुछ तो ज़्यादा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपके काम आएगा, और जब आएगा तो याद करेंगे आप। ये जो ऐसे फट रही हैं दरारें इसमें, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जेई में क्वेश्चन आएगा, आज यहां ना आए लेकिन जेई में आएगा। आज सुने रहेंगे तो कल हिंट करेगा, दिमाग पे स्ट्राइक करेगा। बचपन में जो चीज पहली बार पढ़े थे ना, उसका वो नियम याद रह गया। आज कोई नया नियम बढ़िया भी बताता है तो वो नहीं याद आता है। गुणा करने का ये नियम, शॉर्ट ट्रिक, वो याद रहता है एग्जाम में? याद वो रहता है जो आपने शुरू में पहले सीखा था कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, और आज भी एग्जाम में वही काम आता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो चीजें जब सीखनी हो उसी समय उसको बेहतर तरीके से सीखिए, क्योंकि बाद में आपको कितना भी बेहतर दिया जाएगा, जब समय निकल जाएगा तो आप वही गलत चीज याद रखेंगे, जो चीज आपको नहीं समझनी चाहिए थी वो समझ के आप याद रखेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपने बीम का स्ट्रक्चर देखा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का रीजन क्या हो सकता है। जब इस बीम पर लोडिंग हो रही थी और ऐसे इस पे शियर फोर्स आ रहे थे, तो हो ये रहा होगा कि ये बीम को, ये अगर बीम को मैं थोड़ा सा ऐसे समझूं, ऐसे बड़ा करूं थोड़ा सा, ऐसे बड़ा करूं थोड़ा सा बीम को, ऐसे सपोज करिए यहाँ से, ये आधा हिस्सा मैंने बीम का लिया है, आधा हिस्सा ये रिएक्शन है, ये इधर लोड वोड लगा होगा इस बीम पर, ऐसे ही तो हुआ होगा हिसाब। ये आधी बीम उधर है, मैं आधा इधर का लिया हूं, ये दीवार का फेस है, ये रखा गया है बीम इस पर। जब बात करेंगे हम इस फेस की, यहाँ पे एकदम किनारे वाले फेस पे, तो इसको, इस हिस्से को तो ये रिएक्शन ऊपर मिल रहा होगा और ये आ रहा होगा नीचे। तो यहीं पर अगर हम सोचें तो ये क्या हो रहा है, इस बहुत पतले प्लेन के बीच में देखेंगे आप, तो यहीं पर बीम क्या हो रही है, स्लाइड होने का प्रयास कर रही है। बीम सोच रही है कि हमारा ये हिस्सा नीचे आ जाए और ये हिस्सा ऊपर चल जाए और बीम कट जाएगी यहीं से। इसी प्लेन से बीम कटेगी, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे हर जगह पर। अच्छा, शियर फोर्स की डेफिनेशन की बात करेंगे तो किसी भी सेक्शन के एक तरफ जो बल होते हैं ना, उनमें अंतर होता है। बल में अंतर का मतलब क्या होता है कि एक तरफ के जो बल होते हैं वो दूसरी तरफ के बलों को अगर दोनों, अच्छा ये दोनों बराबर बराबर ऐसे ऊपर उठे, दो जगह से ऐसे हाथ पे लगा लो, ये ऐसे दो दो जगह सपोर्ट है, ये दोनों बराबर ऊपर उठाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक उठा रहा है और एक नीचे ले आ रहा है, या एक तेजी से उठा रहा है एक कम उठा रहा है, तो इनकी जब प्रकृति में अंतर होता है ना, तो ये कट जाने का प्रयास करते हैं। जब एक ये वाला हिस्सा तेजी से उठेगा और ये वाला उसको नीचे लाएगा तो दोनों कटेगा ही ना एक जगह पे जाके। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बीम बनी है वो इस प्लेन पर कटने का प्रयास करती। कटती क्यों है? क्योंकि देखिए इस प्लेन पर जो शियर फोर्स है ना वो क्यों आया, क्योंकि इधर देखिए, सुने होंगे, पुरानी परिभाषा बता रहा हूं कि किसी काट पर कर्तन बल, किसी काट पर यानी किसी सेक्शन पर कर्तन बल, इस उसके एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम होता है। एक तरफ के बलों का मतलब उसके एक तरफ, चाहे दाएं चाहे बाएं तरफ के बलों का। अब क्योंकि एक ही तरफ क्यों, दोनों तरफ वही आएगा। अगर इधर से आप शियर फोर्स कैलकुलेट करते थे तब भी बी आता था, इधर से कैलकुलेट करते थे तब भी बी आता था। मतलब चाहे इधर से ले अलजेब्रिक सम, चाहे इधर से आए, दोनों सेम ही आएगा। आप दाएं से भी ले सकते हैं, आप बाएं से भी ले सकते हैं। ये काम आप सोम में कर चुके हैं। सोम में आपने ये समझा था कि शियर फोर्स एट ए सेक्शन इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ transverse forces either left or right side of the section. Shear force at a section is nothing but the algebraic sum of transverse forces either left और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। इस सेक्शन का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, किसी भी एक तरह से अलजेब्रिक सम लेंगे v ही आएगा। तो असल में ये वाला v इसको नीचे ले जाएगा, ये वाला v ऊपर ले जाएगा। यहां पर अगर हम छोटा सा एक बॉल एज्यूम कर लें, बॉल, बॉल मतलब एक घूमने वाली बॉल है, सपोज करिए यहाँ पे फंसी हुई है, ये बॉल जो गोल वाली दिख रही है ना, ये फंसी हुई है। और ये यहाँ पे हिसाब ये है कि ये v नीचे आ रहा है, ये v ऊपर जा रहा है।
ये V में, ये देखिए ये नीचे आ गए ऊपर। तो असल में अगर ये V और ये V मिलके ऐसे तेजी से घूमे ना, तो ये बॉल ऐसे रोटेट कर जाएगी। कैसे बॉल रोटेट कर जाएगी? ऐसे रोटेट कर जाएगी। जो डायरेक्शन ऊपर दिख रही है ना, उस डायरेक्शन में बॉल आसानी से रोटेट कर जाएगी। उस डायरेक्शन में बॉल आसानी से रोटेट कर जाएगी। ये चीज का ध्यान रखिएगा, बॉल आसानी से रोटेट कर जाएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या करें, क्या करें? कटने से तो रोकना है हमको बीम को, हमको बीम को कटने से रोकना है। तो हमारा बीम खुद को रजिस्ट करता है। कैसे? थोड़ा सा इस पिक्चर को मैं जूम करूं अगर यहाँ पे ध्यान से, तो देखेंगे अगर इसको, तो असल में बॉल बॉल है। तो ये अगर ऐसे बॉल है, बॉल इसलिए माने है ना ताकि आपको लगे कि बॉल घूमा नहीं तो कटा नहीं। बॉल अगर ऐसे घूमा नहीं कि ये कटा नहीं कॉन्सेप्ट। तो एक चीज को समझिएगा, असल में इस बॉल को एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, और दोनों मिलके ही इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का ये काम कर रहे हैं। और एक चीज और, एट द वेरी पॉइंट, मतलब उसी बिंदु पर जैसे ही बॉल घूमा, मतलब बॉल के घूमने का अर्थ है शियर फेल्योर हो जाना। बॉल को घूमने का अर्थ है शियर फेल्योर हो जाना। बॉल घूमा नहीं कि शियर फेल्योर हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है? बॉल घूमा नहीं कि शियर फेल्योर हुआ नहीं। तो कैसे, फिर क्या करें, कैसे रोकें? तो जब ये बॉल को क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक चीज बताइए, बॉल ऐसे घूम रही थी, ऊपर से कंप्रेशन फोर्स जो लग रहा था, कंप्रेशन फोर्स गलत कहना, कंप्रेशन बलों की प्रकृति अलग। कंप्रेशन फोर्स ऊपर वाले फाइबर में ज्यादा, नीचे में कम, नीचे में कम। हर फाइबर में कंप्रेशन फोर्स अलग 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 था। तो हर बिंदु पर जहां कंप्रेशन फोर्स में अंतर है, वहां एक रिजल्टेंट कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा बाहर की तरफ। मतलब ये जो जनरेट हुआ है एरो, ये कंप्रेशन फोर्स के बलों में, यानी गलत बात है कंप्रेशन फोर्स। आप एक बात बताइए, मैं आपको यहां पे एक बुक ले लेता हूं, आपको समझाता हूं मैं यहां पे। सपोज करिए ये बुक आपके सामने है, सपोज करिए ये बुक है, ठीक है ना। ये बीम का, ये इसको मानिए कि ये बीम है आपको जो दिख रहा है। जैसे इसको मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे मुड़ रही है। फिर सीधा कर रहा हूं मैं। सीधा करते समय जरा इस प्लेन को देखिएगा, जो ये वाला प्लेन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो एक एक पन्ना एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक नीचे वाला पन्ना, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर। अगर मैं इसको अभी देखो, कुछ नहीं करना है। किताब कितनी आसानी से मुड़ गई, अरे आसानी से मुड़ गई, एकदम आसानी से मुड़ गई। वेरी गुड। काम करिए, बस पन्नों को फेविकोल से चिपका दीजिए, सारे पेजेस को। ये सारे पेजेस जो है ना, उनको फेविकोल से आपस में चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद जब ऐसे मोड़ेंगे ना, तो नहीं मुड़ेगा ये चिपकाने के बाद नहीं मुड़ेगा। पूछे क्यों नहीं मुड़ेगा? बोलिए ना कि सर क्यों नहीं मुड़ेगा। इसलिए नहीं मुड़ेगा दोस्त, कि जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे इस टाइप से, तो ये पन्ने एक दूसरे पर आराम से ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। ये पेजेस एक दूसरे पर आराम से स्लाइड कर रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर ये स्लाइडिंग फेविकोल की वजह से रुक गई, तो क्या ये किताब मुड़ पाएगी? क्या ये किताब मुड़ेगी अगर ये स्लाइडिंग रुक गई तो? नहीं। एक चीज जान लीजिए, जब बीम मुड़ती है ना, तो उसका हर एक रेसा, हर एक फाइबर एक दूसरे पर स्लाइड करता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल स्लाइड करता है। देखिए ना, इसमें क्षैतिज कर्तन बल, देखिए ना, ऐसे घूम रहा है। जब ये मुड़ा है तो देखिए, ये ऊपर वाला पन्ना आगे चला गया, नीचे अभी सीधा थे सब, अब फिर देखिए फिर सीधा हो गया। मतलब हर पेज एक दूसरे पर, हर पेज जब ऐसे मुड़ रहा है, तो एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है, एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग हो रही है, या यूं कह लें कि स्लाइडिंग नहीं होने दे रहा। अच्छा, बीम में ऐसे देखें कैसे मोड़ा है, स्लाइड हो गया पूरा। अगर स्लाइड हो गया तो टूट जाएगा। बीम स्लाइड हो गई तो टूट जाएगी। एक चीज जान लीजिए कि बीम स्लाइड हुई तो टूट जाएगी। हमें तो स्लाइडिंग रोक, यही बुक मजबूत हो जाती, यही सेम बुक मजबूत हो गई होती। कब? जब उसको आपस में जोड़ दिया गया रहता और पन्नों के बीच में स्लाइडिंग रोक दी गई होती। अगर पेजेज के बीच में स्लाइडिंग रोक दी जाए, पेजेज के बीच में स्लाइडिंग रोक दी जाए, तो वही किताब आसानी से नहीं मुड़ेगी। पेजेज के बीच में केवल स्लाइडिंग रोक दी जाए, अभी तक तो नजरिया दूसरा था, अरे सर हम किताब मोड़ देंगे। जरा मोड़िए, खाली पन्नों को आपस में चिपकाया हूं मैं, पन्नों को। अब पन्नों को आपस में चिपका के असल में मैं बेंडिंग मोमेंट नहीं बढ़ा रहा हूं,
मैं शियर फोर्स रेजिस्टिंग कैपेसिटी, जो ये आपस में सरक के शियर हो रहा था ना, उस शियर को मैं रोक रहा हूं। उस शियर को मैंने रोका, पन्नों को फेविकोल से चिपका के उस शियर को मैंने रोका। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज बताइए कि अगर उन पेजेस को आपस में रोक चिपका दिए और आपने शियर रेजिस्टेंस जनरेट किया कि जो शियर हो जा रहा था उस शियर को आपने क्या कर दिया, रोक दिया। जो शियर हो जा रहा था उस शियर को आपने क्या किया, रोक दिया। तो एक चीज जान लो दोस्त, एक चीज अच्छे तरीके से जान लीजिए कि बीम में भी इसी तरह, अच्छा रोकने के बीम क्या स्लाइड करती है? बीम स्लाइड नहीं करती है, तो वो अंदर से, जैसे किताब में जो फेविकोल है वो रोक रहे थे सरकने से, तो बीम में तो ऑलरेडी समझिए कि बीम आपस में मजबूती से जुड़ा हुआ है। यही ये किताबें जो बनी हैं, ये किताबें किसकी बनी हैं? ये किताबें लकड़ी से ही पेजेज बनते हैं। अगर इतनी मोटी लकड़ी रहती तो ये इतना ही मजबूत होता? लकड़ी इससे ज्यादा मजबूत होती। क्या अंतर होता उसमें? इस बुक के पन्ने लकड़ी के बने हैं तो क्यों नहीं इतनी मोटी लकड़ी लिया जाए? बुक फट जाएगी, लकड़ी नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि कि जो लकड़ी है वो आपस में चिपका हुआ है अच्छे तरीके से, उस पे शियर नहीं होने पाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो एक चीज जान लीजिए, शियर से रोकना है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शियर को रोकिए। हॉरिजॉन्टल शियर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शियर जो बेंडिंग के दौरान क्षैतिज कर्तन प्रतिबल, क्षैतिज कर्तन प्रतिबल जो है वो जनरेट होते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये हैं किसकी? हॉरिजॉन्टल शियर की लाइनें। हर एक रेशा एक दूसरे पर फिसलने का प्रयास करता है, और प्रयास करता है, फिसल जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। प्रयास करता है, उस प्रयास के तहत जब ऊपर से रेसे आपस में फिसलेंगे तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, सापेक्षिक गति को रोकने के लिए अंदर से हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे। अंदर से हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे, और जब वो डेवलप होंगे तो उसकी दिशा इधर की तरफ रहेगी, ऊपर में इसकी दिशा इधर और नीचे में इसकी दिशा इधर रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल शियर क्यों जनरेट होते हैं? जब वर्टिकल शियर आते हैं, तो वो काटने ना पाए, उसके लिए हॉरिजॉन्टल शियर जनरेट हुए। हॉरिजॉन्टल शियर का रीजन क्या होता है? जब भी लोड लगता है तो रेसे एक दूसरे पर सरकने का प्रयास करते हैं, और उनका रीजन हॉरिजॉन्टल शियर होता है। हॉरिजॉन्टल शियर एक रेजिस्टिंग शियर है जो वर्टिकल शियर के कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। हाँ, साथ में चीनी खरीदें तो गुड़ फ्री वाला काम, मतलब कोई एक चीज खरीदते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिल जाता है आपको। सूखी पपड़ी गोलगप्पे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसी तरीके से जब वर्टिकल शियर आता है तो साथ साथ बीम के मुड़ाव की वजह से हॉरिजॉन्टल शियर भी जनरेट हो जाते हैं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल शियर जनरेट होंगे, वर्टिकल शियर बीम को कैसा मोमेंट दे रहे थे? याद करिए, वर्टिकल शियर बीम को क्लॉकवाइज मोमेंट, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहे हैं। क्या इसके प्रभाव में अब गेंद घूमेगी? क्या अब बॉल घूमेगी? तो कहेंगे नहीं सर, जब ये इसको ऐसे घुमा रहे थे, ये शियर जो है इसको अंदर से घुमा रहा था, तो गेंद नहीं घूमेगी, यानी शियर फेल्योर नहीं हुआ होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक वी वी जब तक वी वर्टिकल कम रहे वी हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा है तो संभाले रखेगा, एक टाइम पे वर्टिकल वाला बढ़ता जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो रजिस्टिंग है ना, हॉरिजॉन्टल वाला तो साथ साथ आ रहा है। जैसे बल के साथ प्रतिबल उत्पन्न हुए, यानी फोर्स के अगेंस्ट जो आपके क्या जनरेट हुए, रेजिस्टेंस आया, यानी स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो ये भी क्या है, एक तरह के, ये दोनों क्या है, एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ साथ आ रहे हैं। हालांकि ये जब तक इससे ज्यादा या बराबर रहे तब तक तो बात दुरुस्त था दोस्त, लेकिन एक टाइम पर जब ये बढ़ेगा ना तो काट देगा। लेकिन चलिए, काटा नहीं, हॉरिजॉन्टल शियर काफी ज्यादा था, वो काटा नहीं इसको, तो फिर होगा क्या? रोकने का काम कौन कर रहा है? ये, और आ रहा है ये। इसी तरीके से बीम में रोकने का काम ये जो करता था वो C/Z करता था मोमेंट को, लेकिन आता तो ये ना था, WL²/8 आता था, उसको रोकता ये था। आता ये है, इसको रोकता ये है शियर में। समझने वाली बात है यहाँ पे ध्यान से, कि जब ये इसको रोक देगा तो क्या होगा दोस्त? रोक देगा ना तो एक दिक्कत आएगी। घूमने से तो रोक दिया, बट एक बात बताइए, आप ही हैं, आपके ऊपर एक बल ऐसे लगा है, खिसकते चले गए आप, लेकिन उधर से भी उतना ही बल लग गया, रुक गए आप,
इधर से भी लगा, इधर से भी, आप रुक गए, हाँ बहुत बढ़िया बल लगा, बताएं एक बात, कहीं नहीं हिलेंगे, वहीं पिछल जाएंगे, वहीं कुचल जाएंगे आप। अगर दोनों बल एक दूसरे को ऐसे बढ़ते रहे, ये इधर से ये इधर से हैं, आप तो कहीं ठीक है, कहीं नहीं, अगला ढकेल रहा था, कम से कम जा रहे थे, एक आदमी उधर से आके रोक दिया, वहीं कुचल के टूट जाएंगे आप। इसलिए एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, जो हो रहा था तो डिफॉर्मेशन से बचे थे, जब डिस्प्लेसमेंट रुकता है ना तो बेटा डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और डिफॉर्मेशन के तौर पे इसमें होगा क्या, डिफॉर्मेशन के तौर पे इसमें होगा क्या, एक बात बताइए, अगर इन चारों बलों को एक साथ हम समझने का प्रयास करें तो ये दो बलों, अब देखिए आप दोनों को मिला के समझिए, रोक तो दिया है, नहीं घूमेगा, अब नहीं घूमेगा। तो एक चीज को यहां समझिएगा ध्यान से, यहां पर जो नीचे की तरफ ये लगा ऐसे, और ये लगा ऐसे इधर की तरफ, यही तो लगे हैं दोनों, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर काम करेगा ऐसे, और ये दोनों भी बाहर की तरफ ऐसे लगे हैं, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर, तो रिजल्टेंट इधर काम करेगा। देखा जाए तो ये रिजल्टेंट इन दोनों का है और इन दोनों का, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो इस जगह पर ये बॉल देखिए ना ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे तिरछे खींचा जा रहा है इसको, और ये बॉल क्या हो जाएगी, यहीं से फट जाएगी, कहीं नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, बल्कि इसी प्लेन के अबाउट, इसी प्लेन के अबाउट इसमें टेंसाइल तनाव में फटेगा ये, देखिए ना तनाव में फटेगा, तनाव, अच्छा क्या तनाव ही आएगा, आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो मैं इसी बॉल को दूसरा यहां बना दे रहा हूं, एक ही बॉल है, बस यहां ध्यान दीजिएगा जरा, एक यहां पे लगा, ऐसे लगा, ये यहां लगा है, और एक ऐसे लगा है, इसी बॉल के एक यहां पे भी कंपोनेंट पर ध्यान दीजिए, ये दोनों पर, ये ऐसे खींच रहा है, ये नीचे, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे लगेगा, और देखिए ये ऐसे लगा है, ये ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे लगेगा, तो इस प्लेन पर ये दबती है, ये ऐसे वाली प्लेन पर दबेगा, मतलब इस ध्यान से इस चीज को समझें कि इस जगह पे जो इधर इधर खींचे उससे तो फटा, लेकिन जो इधर इधर लगे इस प्लेन पर, ये इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, उस प्लेन पर क्या होगा, दबाव होगा। तो इसका मतलब हुआ हॉरिजेंटल, ध्यान समझिएगा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल शियर, और किसके, वर्टिकल शियर के इफेक्ट में जनरेट होता है क्या, पहला इसको कहते हैं डायगोनल टेंशन, डायगोनल टेंशन, इसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल कंप्रेशन, इसको बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन। इस चीज को, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल टेंशन है, ये डायगोनल कंप्रेशन है, बात समझ में आ रही ना। तो इसको आपने समझा कि डायगोनल टेंशन के इफेक्ट में बीम क्या करती है, क्रैक कर जाती है, डायगोनल टेंशन के इफेक्ट में बीम क्या होती है, फट जाती है, यहीं पर बीम यहीं से फट जाती है। समझे ये दरारें कहां आई हैं, बॉल को जरा बड़ा करके यहां समझिए ना ऐसे, तो ये दरारें देखिए ऐसे ही तो पड़ी है ना, तो आप नहीं समझ में आया कि ये क्रैक कहां से आया होगा, ये वाला, ये क्रैक कहां से आया होगा बताइए, ये क्रैक, और ये क्रैक धीरे धीरे सीधा क्यों होता गया, ये क्रैक धीरे धीरे सीधा क्यों होता गया, क्योंकि जैसे बॉल बीच में जाएगी, जैसे जैसे बॉल बीच में जाएगी, जो वर्टिकल शियर है उसके वैल्यू खत्म होने लगती है, वर्टिकल शियर की वैल्यू कैसे, अरे देख रहे हैं जैसे जैसे बीच में जाएंगे वर्टिकल शियर की वैल्यू घटने लगती है, तो बचता, जैसे बॉल पर एक वर्टिकल था एक हॉरिजेंटल था, जब वर्टिकल हटेगा तो केवल हॉरिजेंटल वाले बॉल को ऐसे फाड़ेंगे सीधा सीधा, तो अब ये दरारें बीच में कैसे 90 डिग्री की हो गई और किनारे पे कैसे 45 डिग्री की हैं, ये आपको नहीं समझ में आया, किनारे पे कैसे ये 45 डिग्री की हैं और यहाँ पे किनारे, यहाँ पे आते आते ये 90 डिग्री की हो गई, ये क्यों हुई, क्योंकि बीच में हॉरिजेंटल शियर प्रभावी था, जबकि किनारे पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मिलाने की वजह से डायगोनल टेंशन क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, बात समझ में आ रही है ना, डायगोनल टेंशन क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से देखिए, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपको ये समझ में आया कि बीम जो होती है उसमें डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बात समझ में आ रही ना। अब इस डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन की बात अगर हम लोग सोचें कितना होता है, मैं इसमें और चर्चा, मेरे पास इस टॉपिक पर बोलने के लिए इतना कुछ ना कि मैं अपने आप को ना रोक पाता हूँ, कई बार मैं आउट होने लगता हूँ इसमें, ठीक है ना, कि हाँ बताते चले गए, अंदर घुसे चले गए और सामने वाले को जरूरत भी नहीं है और ना तो पल्ले पड़ रहा है।
तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। इसको मतलब टॉपिक तो अभी सीयर पूरा पढ़ना है, बट मैं इस पॉइंट को अभी विराम देता हूं। यहां पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन को समझाइए, ठीक है ना। डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन को समझाइए। मैंने आपको डायगोनल टेंशन कंप्रेशन समझाया है नोट्स में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका पूरा वो भी मिल जाए, क्या कहते हैं, पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है ना। कुछ लोग जो अपने से लिख के बना सकते हैं, वेरी गुड, उनके लिए स्वागत है उनका। बाकी मैं नोट्स धीरे धीरे मिक्स लैंग्वेज में डाल रहा हूँ नोट्स। ऐसा नहीं कि हिंदी के नोट्स में केवल हिंदी है, हिंदी के नोट्स में जितनी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में है, हिंदी के नोट्स में। और टर्मिनोलॉजी की भाषा में किसी को दिक्कत नहीं होती है, टर्मिनोलॉजी। अब बताइए, जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, कहाँ हिंदी मतलब किधर, जैसा कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मतलब समझिए बहुत ही दिक्कत है। आइए संपीड़न, तनाव, ये सब करेंगे ना अभी कुछ दिनों बाद, जाके बोल दीजिएगा साइट पर, इंजीनियर घबरा जाएगा। सीखिए, जीवन में बदलाव लाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जितनी शिकायतें आती है भाषा को लेकर, बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे शौक लगा है भाषा पर बात करने का। आखिर कुछ तो आप लोगों में से लोग गड़बड़ करते हैं, तभी तो मुझे बोलना पड़ता है। भाषा को लेकर इतना मत बनिए, और भाषा इतनी जबरदस्त आपको अभी जो चल रहा है ना, वही सबसे ठीक भाषा है। क्यों, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब अभी मैं पूरा इंग्लिश में लेक्चर भी डालने वाला हूँ, ये भी समझिए। आप देखते हैं कितने अंग्रेज लोग उसको देखते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा इंग्लिश में भी लेक्चर लेके आऊंगा। कई साउथ वाले लोग हैं कुछ, मतलब जो बैंगलोर वगैरह या उधर के साइड में लोग हैं, उधर के लोगों को इंग्लिश में चाहिए। मैं फुल टू पूरा, इवन माई कन्वर्सेशन विल बी इन इंग्लिश, पूरा इंग्लिश में रहेगा। और उस समय देखते हैं कि फिर आप लोग कितना कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं अभी जो भाषा यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है वो सबके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। तो अभी इसको मन लगा करके इस चीज को देखिए, ठीक है ना। और अभी आपने डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन को समझा। अब अगर हम लोग बात करें कि बीम पर जब इसी तरह से शियर आएगा, तो फिर इसके लिए क्या व्यवस्था करें, कैसे रोकें इस क्रैक्स को। इन्हीं क्रैक्स को रोकने के लिए वर्टिकल रिंग्स का कॉन्सेप्ट है, या फिर उनको कैसे कैसे रोकना है, व्यवस्था है। जैसे हम लोग करेंगे क्या, आप देखिए इसमें पूरा काम क्या करना है। एक बीम लेंगे, उस पर लोड आएगा, लोड के कारण ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितना कर्तन बल उस पर आ सकता है ये निकालेंगे। मैक्सिमम शियर फोर्स उस पर कितना आएगा ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे। अरे 100 में नहीं निकाले थे, इस बीम पे सबसे ज्यादा शियर फोर्स कितना आएगा, अरे सर WL/2 आएगा। आप ही ने बताया कि WL/2 आएगा। चलिए इस बीम पर WL/2 आ गया। तो क्या इस WL/2 फोर्स के लिए, इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेस भी आएगा। अब स्ट्रेस कितना आएगा, तो आप टाउ शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो VU/BD होती है। लिमिट स्टेट की बात कर रहा हूं, वर्किंग में तो V/D। VU मतलब जो भी किसी बीम पर कर्तन बल आएगा, जितना भी कर्तन बल किसी बीम पर आता है, उसका 1.5 गुना ज्यादा मान के काम करना है। मैंने पहले भी बताया है कि जितना बल आता है उसका 1.5 गुना बल मानना है। तो चाहे मोमेंट निकाल रहे हो, चाहे शियर फोर्स निकाल रहे हो, आपको जैसे WL/2 का वैल्यू, W को बढ़ा लेना है। W जितना आ रहा है उसको 1.5 टाइम्स बढ़ा लीजिए। तो अगर आपने इसको बढ़ा लिया तो वो भी ना रह के अब VU हो गया। अब VU हो गया तो फिर टाउ इज इक्वल टू बी, मतलब इससे टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। किसी बीम पर शियर स्ट्रेस आएगा तो वो बीम कटेगी। तो कितना शियर स्ट्रेस आएगा वो कैसे पता चलेगा, अरे स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपॉन, हालांकि ये वो है नहीं लोड अपॉन एरिया, लेकिन आप यही मान के चलिए, आप अपने हिसाब से यही मान के चलिए कि यही है। तो चलिए किसी तल पर VU/BD से आपने शियर स्ट्रेस पता कर लिया। और जैसे ही शियर स्ट्रेस आपको पता चलेगा ना, तो एक चीज जान लीजिए, आप फिर ये चेक करेंगे कि क्या हमारी बीम इस शियर स्ट्रेस को ले पा रही है। आप ये चेक करेंगे कि क्या हमारी बीम इस शियर स्ट्रेस को ले पा रही है, और चेक करेंगे यदि ले पा रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं ले पा रही होगी तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इसी बीम में कुछ फेरबदल, बीम की साइज में नहीं, बीम के अंदर छड़ों में कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वही बीम उस शियर को लेने लगेगी। मतलब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें पता करना है हमारे बीम पर कितना लोड आ रहा है। उस लोड की वजह से पता करना है शियर फोर्स कितना आ रहा है। उस शियर फोर्स को 1.5 गुना बढ़ा लेना है, देखना है फिर उसके बाद कि उसकी वजह से शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है। यदि ये शियर स्ट्रेस बीम की क्षमता से कम है तो ठीक है, यदि ज्यादा आ रहा है तो फिर इसी बीम में, छड़ों में शियर एनफोर्समेंट करके उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि वो आने वाले शियर स्ट्रेस को ले सके। मजबूत बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बात
अगले वीडियो में करेंगे, बहुत ही जरूरी वीडियो होगा, इंतजार करिए, मिलिए। जिन लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करें।